होगी, कब नहीं होगी, ट्रांजिट की राइट कब होगी, कब नहीं होगी। दोनों में हमने यही बातें पढ़ी और कुछ भी इधर उधर की कोई अलग सी बातें कुछ नहीं पढ़ी। ठीक है, अब आते हैं आगे की बात कि जब अपने ने लीन, हाँ ठीक है, लीन और ट्रांजिट की राइट खत्म होने के बाद एक टॉपिक आता है आपका जो तीसरी राइट है, विच इज रीसेल। कौन सी राइट है? राइट ऑफ रीसेल। तो एक बार ध्यान दे देना, आपने ने क्या बोला था कि भाई कहां गया, ये रहा, तीन राइट है, लीन, ट्रांजिट, रीसेल। लीन वाली हो गई 47 से 49, स्टॉप ट्रांजिट का भी हो गया 50 से 52। अब आते हैं रीसेल। रीसेल में जाने से पहले जो मैंने बोला था कि भाई सेक्शन 54 में इन दोनों के बारे में, राइट ऑफ लीन और राइट टू स्टॉप ट्रांजिट के बारे में एक बात बोली गई है। वो बात कुछ इस तरह से बोली गई है कि अगर जो सेलर है ना वो अपनी राइट ऑफ लीन एक्सरसाइज भी करता है, फॉर एग्जांपल बायर उसको पैसा नहीं देता और सेलर उस प्रॉपर्टी को रख भी लेता है, बायर ने पैसा नहीं दिया और सेलर ने फिर भी उस प्रॉपर्टी को रख लिया, तो क्या कॉन्ट्रैक्ट रेसिड होगा? रेसिड मतलब कैंसिल हो जाएगा? नहीं सर, कैंसिल नहीं होगा। जो बायर है वो कभी भी पैसा, कभी का मतलब होता है रीजनेबल टाइम में पैसा देकर ले जा सकता है चीज, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होता। दूसरा आता है टू स्टॉप ट्रांजिट। टू स्टॉप ट्रांजिट का कंसेप्ट सिंपल सा है कि भाई वही, अगर वो सामान को ट्रांसपोर्ट में से वापस ले आता है तो तब भी रेसिड नहीं होगा, जो बायर है वो पैसा देकर ले जा सकता है रीजनेबल टाइम में। अब यहां हमने दोनों तरफ क्या बातें बोली कि भैया कॉन्ट्रैक्ट रेसिड नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होगा, जो बायर है वो रीजनेबल टाइम के अंदर आके जो है पैसा देके और अपना सामान जो भी गुड्स है वो ले जा सकता है। एक और चीज है, इन दोनों में तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होगा, बट सेलर, अनपेड सेलर के पास एक और राइट है कि अगर वो चीज बेच दे तो, किसी और को बेच दे तो, जिसको इन्होंने क्या बोला, रीसेल, सेम सामान को किसी और को बेच दे तो ऐसा कर सकता है, कर सकता है। अगर रीसेल कर दिया तब फिर नहीं, तब तो कॉन्ट्रैक्ट रेसेंड ही मानो, तब बायर के पास कुछ नहीं बचेगा। अब आते हैं अपने रीसेल के ऊपर, राइट ऑफ रीसेल। सबसे पहली चीज, राइट ऑफ रीसेल आएगी कब? सबसे पहली बात कि राइट ऑफ रीसेल कब आएगी? जब अनपेड सेलर अपनी राइट ऑफ लीन यूज कर लेगा या फिर राइट टू स्टॉप ट्रांजिट यूज करेगा। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं, थोड़ा एक्सटेंडेड लैंग्वेज बोले अपने, तो अपने ऐसा बोल सकते हैं कि जो राइट ऑफ रीसेल आती है ना, कि जो अनपेड सेलर है वो रीसेल कर सकता है सबसे पहला आफ्टर एक्सरसाइजिंग राइट ऑफ लीन, राइट टू स्टॉप ट्रांजिट। कब्जा रखने के बाद तब बेच सकता है या स्टॉप ट्रांजिट के बाद। इन शॉर्ट रीसेल भी कब होगा? वही सेम कंडीशन कि भैया बायर ने पैसा नहीं दिया, पैसा देने से मना कर दिया, फिर जो सेलर था उसने सामान अपने पास रख लिया, अब वो बेच सकता है, अब वो रीसेल भी कर सकता है। स्टॉप ट्रांजिट भी, बायर ने पैसा नहीं दिया, वो सामान रास्ते से वापस ले आया, अब वो चीज बेच सकता है। तो राइट ऑफ रीसेल इस राइट को यूज करने के बाद आएगी, ठीक है। अब एक और चीज, दूसरी कंडीशन जब आप राइट ऑफ रीसेल यूज कर सकते हो, अगर जो गुड्स हैं वो पेरिशेबल नेचर के हैं। पेरिशेबल नेचर, पेरिशेबल नेचर मतलब कि गुड्स ऐसे हैं कि अगर उसने वेट किया, बायर का वेट किया कि वो पैसा कब देगा, तो गुड्स खराब हो सकते हैं, पेरिशेबल नेचर के, तो आप रीसेल कर सकते हो। तो आपसे पूछा जा सकता है राइट ऑफ रीसेल कहां पर है? 54 सब सेक्शन 2 में। सेक्शन नंबर पूछ ले तो 54 है, और अगर एग्जैक्ट पूछ ले तो ये है। कब राइट ऑफ रीसेल यूज होता है? एक ये कंडीशन है, दूसरी ये कंडीशन है। अब आ जाइए, ये तो हुआ कब। अब आ जाइए सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या राइट ऑफ रीसेल के अंदर नोटिस देना जरूरी है? नोटिस देना जरूरी तो है, पर अगर नोटिस नहीं भी देता तो इसका मतलब ये नहीं है कि रीसेल, जो सामान बेचा गया है, वो वैलिड नहीं होगा। तो ध्यान देना कि अगर सेलर, जो अनपेड सेलर है,
वो रीसेल करता है तो क्या नोटिस देना जरूरी है क्या? बायर को नोटिस देना जरूरी है क्या कि भैया या तो पैसे दे दो, नहीं तो मैं सामान किसी और को दे दूंगा? क्या नोटिस देना जरूरी है क्या? सर वैसे तो नोटिस देना जरूरी है, बट अगर नोटिस नहीं भी देता तब भी इसका मतलब ये नहीं है कि अगर उसने किसी को रीसेल कर दिया तो उसका टाइटल, जिसको भी नया बायर है ना, जिसको सामान बेचा है, वो वैलिड सेल नहीं होगा, सेल वैलिड होगी। अब अपने पढ़ते हैं, रीसेल कर सकता है, नोटिस देना जरूरी है, वैसे जरूरी है, बट अगर नहीं देता तो क्या होगा? तो हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ गिविंग नोटिस, इफेक्ट ऑफ नो नोटिस। अगर नोटिस नहीं दिया तो क्या हो जाएगा, और अगर नोटिस दिया तो क्या हो जाएगा? अगर वो नोटिस देता है, पहले आता है कि अगर वो नोटिस देता है सेल करने के लिए, रीसेल करने के लिए नोटिस दिया है बायर का और फिर रीसेल किया है, तो अगर नोटिस दिया हुआ है तो जो भी एक्सेस अमाउंट होगी, मान लीजिए उसने सेल की चीज, तो सेल क्या है, पुराने वाले प्राइस से ज्यादा प्राइस में बिकी है, तो जो एक्सेस अमाउंट है वो सेलर के पास जाएगी। किसके पास रहेगी? सेलर के पास। अगर डेफिसिट अमाउंट रह जाती है, डेफिसिट अमाउंट मतलब कि भाई जब चीज बेची तो कम प्राइस में बिकी, तो सेलर अमाउंट रिकवर कर सकता है बायर से, जो पुराना बायर है ना उससे अमाउंट रिकवर कर सकता है। ये दो बातें। उसके बाद तीसरा, जो न्यू बायर है उसको वैलिड टाइटल मिलेगा, नए बायर को टाइटल वैलिड मिलेगा। अब आ जाइए, अगर नोटिस नहीं दिया तो क्या होगा? अगर नोटिस नहीं दिया तो जो एक्सेस अमाउंट है वो बायर को जाएगी। ऐसा माना जाएगा कि जो सेलर है वो बायर के बिहाफ पे चीज बेच रहा है। अगर डेफिसिट अमाउंट है, कम पैसे में चीज बिकती है, कैन नॉट रिकवर, आप बायर से रिकवर नहीं कर सकते, उससे रिकवर नहीं कर सकते। तीसरा, जो न्यू बायर है उसको वैलिड टाइटल मिलेगा। अब एक बार ध्यान दे देना, कुछ भी डाउट रहे पूछ लेना। तीसरी राइट हम पढ़ रहे हैं अनपेड सेलर की, कि अनपेड सेलर रीसेल कर सकता है क्या? यस सर, रीसेल कर सकता है। अगर अनपेड सेलर रीसेल करता है तो क्या नोटिस देना जरूरी है क्या? नोटिस देना जरूरी है, बट ऐसा नहीं है कि अगर नोटिस नहीं देगा तो सेल वैलिड नहीं होगी। हाँ जी, बाकी लोगों को भी इश्यू आ रहा है क्या साउंड का? बाकी लोगों को भी साउंड का इश्यू आ रहा है क्या? क्लियर है? नीतू जी, ये जो डिफेक्ट है आपकी तरफ से, प्लीज अगर आप ऐप पे देख रहे हो तो या तो ऐप को, अगर ऐप का दिक्कत है तो उसको, चलो अभी तो एक बार बंद करके दोबारा चला लेना, उसको री इंस्टॉल कर लो। बट अगर फिर भी अगर दिक्कत आ रही है तो एक बार मेरा आपको ये रहेगा कि एक बार मोबाइल को स्विच ऑफ स्विच ऑन करके देख लो, कहीं ऐसा कोई मोबाइल को लेकर कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, बाकी अगर ऐप को लेकर दिक्कत है तो एक बार ऐप को बंद करके दोबारा चला लो, और जब क्लास हो जाए तो उसके बाद दोबारा ऐप एक बार री इंस्टॉल कर लेना। साउंड ही नहीं आ रहा? एक मिनट रुकिए, जस्ट मिनट, एक बार कॉल करके बता देते हैं। हेलो 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 हेलो। चलिए नीतू जी, अब हमने तो कॉल किया आपको, भाई आपका कॉल आवाज नहीं आ रहा है, शायद मोबाइल को लेकर कोई दिक्कत है, प्लीज उसको सही करवा लीजिए। ठीक है, चलो अब आते हैं टॉपिक पे।
ध्यान दे देना, अनपेड सेलर रीसेल कर सकता है सर, कर सकता है, पर ध्यान देना अनपेड सेलर अपनी रीसेल की राइट कब यूज करता है? दो कंडीशन है, पहला या तो पेरिशेबल नेचर हो तब रीसेल कर सकता है, रीसेल मतलब किसी और बायर को, नए बायर को बेचना सामान, कौन सा सामान? जो उसने वापस लिया, जिसके पास उसकी पोजेशन है। दूसरी कंडीशन क्या है कि भाई वो राइट ऑफ लीन या राइट टू स्टॉप ट्रांजिट को यूज करने के बाद रीसेल कर सकता है। रीसेल के लिए नोटिस जरूरी है, बट ऐसा नहीं है कि अगर नोटिस नहीं देगा तो सेल वैलिड नहीं होगी, सेल पे कोई फर्क नहीं है। नोटिस देगा तो एक्सेस अमाउंट सेलर को जाएगा, डेफिशिएंट अमाउंट रिकवर कर सकता है, कम पैसे में बिकता है तो रिकवर कर सकता है, नए बायर को वैलिड टाइटल दोनों जगह है। नोटिस नहीं देगा तो एक्सेस अमाउंट बायर को जाएगा और कम अमाउंट रिकवर नहीं कर सकते हो। सिंपल सी कहानी ये है। तो एक चीज ध्यान दे देना कि भाई अगर चीज बेची जाती है तो उसका क्या इफेक्ट होगा। अब एक बार आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, सेलर की राइट ऑफ रीसेल किस सेक्शन में है? सेलर अपनी राइट ऑफ रीसेल कब यूज कर सकता है या कब हो सकती है? उसके बाद ये पूछ सकता है वो कि क्या नोटिस देना जरूरी है? यस जरूरी है, बट ऐसा नहीं है कि अगर नोटिस नहीं देगा तो सेल वैलिड नहीं होगी, सेल वैलिड है। बस इतनी सी बातें ध्यान पूछ रख लेना। हाँ ये ध्यान रख लेना कि अगर नोटिस नहीं देता फिर भी बिकता है तो नए बायर का टाइटल वैलिड है। यस सर, नए बायर का टाइटल वैलिड है, नए बायर को टाइटल को लेकर कोई भी दिक्कत नहीं है। दिस इज तीसरी राइट, राइट ऑफ रीसेल। तीन राइट है अपनी, तीनों के तीनों राइट यहाँ खत्म होती है। ठीक है, जब अपनी क्लास खत्म हो जाएगी अपने उसके बाद इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे, जो भी तीनों राइट में अपने को जो भी बेसिक बातें ध्यान रखनी है। ठीक है, चलो एक मिनट, दोबारा फोन आ रहा है, अपने देख लें, फिर अपने आगे क्लास को कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट जो क्लास चालू की थी तब की ना, ये लो। हेलो हेलो, जी नीतू जी, हेलो जी। आप ना ऐप को बंद करके दोबारा चालू करिए, और क्योंकि बाकी लोगों को आ रहा है, आवाज़ आ रही है, तो इसमें ऐप की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक बार ऐप को बंद करके दोबारा चालू कर लो, फिर भी आ रहा है तो मेरा सजेशन रहेगा आप एक बार ऐप को दोबारा डाउनलोड कर लो, डिलीट करके दोबारा डाउनलोड कर लो। ठीक है जी, चलो भाई ठीक है, अब आ जाइए टॉपिक पे। अब दो टॉपिक है जो भी अपने दो टॉपिक पढ़ेंगे। एक तो टॉपिक है इसी से कनेक्टेड, टॉपिक ये है कि अगर जो बायर है वो चीज को किसी को बेच देता है, बायर, सेलर नहीं, सेलर तो ये हो गया, बायर अगर किसी को चीज बेच देता है या बायर किसी को चीज प्लेज कर देता है। पहले प्लेज नाम की चीज समझ लो। कौन से वाली, चलो बाद में बता दूंगा है, अपने एक एक स्लाइड दोबारा कर लेंगे। प्लेज, पहले प्लेज का मतलब समझ लो क्या होता है। प्लेज और मोर्टगेज एक जैसी सी बात है, कुछ फर्क नहीं है दोनों में। ध्यान दे देना, मोर्टगेज क्या होता है? मैंने मेरा घर गिरवी रखा, पैसा उधार पे लिया, मोर्टगेज। मोर्टगेज में क्या होता है? इमूवेबल प्रॉपर्टी। मोर्टगेज होती है इमूवेबल प्रॉपर्टी। प्लेज, प्लेज होता है मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी को गिरवी रख के कर्जा लेना। फॉर एग्जांपल गोल्ड लोन, मैंने गोल्ड रखा और लोन लिया, गोल्ड मैंने प्लेज किया हुआ है, इसको हम बोलते हैं प्लेज। ठीक है, अगर आप में से लाइक कोई शेयर्स में इन्वेस्ट करता होगा तो वो प्लेज देख, उसको उसने प्लेज वर्ड जरूर सुना होगा, या फिर आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जब पढ़ेंगे तब आप प्लेज वर्ड सुनेंगे। तो सिंपल सा मतलब होता है अगर कोई पर्सन मूवेबल प्रॉपर्टी को गिरवी रखता है और कर्जा लेता है तो गिरवी रखा। तो अब अपना एक क्वेश्चन है, ये एक क्वेश्चन बनता है, ध्यान देना, पहले इसको लिख देता हूं। अगर बायर जो है वो गुड्स को बेच देता है या फिर प्लेज कर देता है
और बायर ने पैसा नहीं दिया अभी तक, अभी उसको सेलर को पैसा नहीं दिया, तो अनपेड सेलर की राइट थी किस चीज की, लीन मान लो, पोजेशन में थी उसी के, और लीन मान लो या ट्रांजिट। तो क्या जो सेलर है, सॉरी जो अनपेड सेलर है, वो अपनी राइट ऑफ लीन, जो भी राइट है उसके पास, राइट ऑफ लीन, राइट टू स्टॉप ट्रांजिट, वो यूज कर सकता है क्या, वो यूज कर सकता है क्या? तो ध्यान देना, जनरल रूल बोलता है यस। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि अगर बायर जिसने पैसा नहीं दिया है वो प्रॉपर्टी को आगे बेच देता है या वो प्रॉपर्टी को प्लेज कर देता है, तब भी सेलर के पास, अनपेड सेलर के पास राइट है क्या? यस। हालांकि अगर अपने इसको भी आगे इन डेप्थ पढ़ेंगे तब सब जगह यस नहीं है, हम जनरल रूल बोल रहे हैं कि यस, पर हर जगह यस नहीं है। कब यस है और कब नहीं है ये ध्यान दे लो। अगर जो बायर है उसके पास पोजेशन थी ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स, या मैं ये बोलूं कि अगर सेलर ने टाइटल ही ट्रांसफर कर दिया था बायर को, सेलर ने, सॉरी, टाइटल ट्रांसफर कर दिया था बायर को, टाइटल मतलब मालिकाना हक उसको दे दिया था, अगर उसको टाइटल ही ट्रांसफर कर दिया था और उसके बाद बायर जो है क्या करता है, सेल करता है, प्लेज नहीं, सेल करता है, तो दो कंडीशन, अगर सेलर ने टाइटल ही ट्रांसफर कर दिया था और बायर सेल करता है, या थोड़ी सी स्टैंडर्ड लैंग्वेज में बोले कि अगर बायर के पास टाइटल आती है विद कंसेंट ऑफ सेलर और फिर बायर चीज को सेल कर देता है, वहां पर सेलर के पास राइट नहीं होगी। सेलर राइट ऑफ लीन मतलब सेलर उस गुड्स को लेकर कुछ नहीं कर सकता, राइट ऑफ लीन ट्रांसिट कुछ नहीं। हाँ, आप बायर के ऊपर केस फाइल कर सकते हो, अपने अभी आगे पढ़ेंगे क्या क्या केस फाइल हो सकते हैं, वो अलग चीज है। आप रिकवरी ऑफ मनी मतलब प्राइज मनी के लिए केस फाइल कर सकते हो, डैमेजेस के लिए केस फाइल कर सकते हो, वो अलग चीजें हैं, पर गुड्स को लेकर आपका कोई अधिकार नहीं रहेगा। अब ध्यान दे देना क्या कैसे पढ़ना है इसको। सेक्शन 53 ये बात बोलता है कि अगर बायर ने गुड्स अपने सेल कर दिए या प्लेज कर दिए तो क्या अनपेड सेलर अपनी राइट यूज कर सकता है? जनरल रूल है यस। बट अगर वहीं पर वो आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछे कि अगर बायर ने, सॉरी सेलर ने टाइटल ट्रांसफर कर दिया या फिर बायर के पास टाइटल टू गुड्स है और बायर सेल कर देता है, क्या कर रहा है, सेल कर रहा है, तब तब नहीं है सर, तब अनपेड सेलर के पास राइट नहीं है। अनपेड सेलर हैज नो राइट। उसके अलावा वो कुछ भी बोल दे आपको, आपसे कोई भी कंडीशन डाल दे, कुछ भी पूछ ले कि बायर के पास गुड्स थे बेच दिए, ये वो, सेलर के पास राइट है, अनपेड सेलर के पास राइट रहेगी। अनपेड सेलर के पास राइट सिर्फ एक कंडीशन में नहीं रहेगी, तो अनपेड सेलर के पास राइट रहेगी, ये जनरल रूल है। कब नहीं रहेगी ये एक तरह का अपवाद है, एक्सेप्शन लिया हुआ है इन्होंने। कोई भी डाउट कुछ भी, फिर अपने चलते हैं आगे। अभी अपने राइट्स को रिवाइज भी करेंगे, तीनों राइट्स में क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पार्ट इंपॉर्टेंट है प्री पर्पज से, वो ध्यान देंगे। तो
ओके चलिए ठीक है, आवाज आ रही है, आवाज को लेकर तो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो अब आते हैं अपने अगले बात पे, अपने आगे टॉपिक चालू करते हैं। अब आ जाइए अपना अगला टॉपिक जो है केस। किन किन चीजों को लेकर केस फाइल हो सकता है और कौन कौन से सेक्शन है। तो इसका इंडेक्स अपने पढ़ चुके हैं, इसका इंडेक्स कैसे याद करेंगे वो भी अपने बात कर लेंगे, पर पहले आ जाते हैं सूट कि भैया किन किन चीजों के लिए आप केस फाइल कर सकते हो। तो पहले ध्यान दे लो, पीडीपी विद रेबल्स ऑफ इंडिया, ठीक है, पीडीपी विद रेबल्स ऑफ इंडिया। पी प्राइस, डी डैमेजेस, सूट फॉर डैमेजेस, इसमें दो तरह के सूट है। फिर पी आपका परफॉर्मेंस, फिर उसके बाद वारंटी, ब्रीच ऑफ वारंटी, अगर ब्रीच ऑफ वारंटी होती है तब क्या होगा। आर अगर कॉन्ट्रैक्ट को पार्टी रेप्यूडिएट कर देती है तब क्या होगा। एंड देन इज क्या जो इम्प्लाइड कंडीशंस हैं जो सोगा एक्ट के अंदर हैं वो सब जगह लगेंगी या नहीं। तो अब एक बार ध्यान दे देना, तो इम्प्लाइड कंडीशन क्या, वो इंटरेस्ट, सॉरी इंटरेस्ट इम्प्लाइड कंडीशन आगे है, स्पेशल डैमेजेस वो इम्प्लाइड कंडीशन मिसलेनियस में। अब ध्यान देना क्या बोलता है ये, कैसे याद करोगे। 55 से चालू होगा ये, 55, 56, 50 सॉरी 56, 57, 58, 59, 60, 61, कहां तक हो गया 61। अब एक बार ध्यान दे देना क्या बोलता है ये सेक्शन। बोलता है कि जो सेलर है ना वो प्राइस के लिए केस फाइल कर सकता है। भाई बायर ने पैसा नहीं पे किया, कोई भी कंडीशन हो, गुड्स उसके पास है, गुड्स उसके पास नहीं है, प्राइस के लिए। डैमेजेस, डैमेजेस दो तरह के हैं, डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस, डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी। कैसे याद करोगे, पहले ए आता है फिर डी आता है। नॉन एक्सेप्टेंस के लिए कौन केस फाइल करेगा कि साहब इसने एक्सेप्ट नहीं किया, सेलर कि साहब मैं गया इसने सामान एक्सेप्ट नहीं किया, मेरा नुकसान हो गया, मुझे डैमेजेस दिलाओ। डिलीवरी कौन, बायर कि साहब इसने मेरे को सामान नहीं दिया, मेरा नुकसान हो गया, इसको बोलो डैमेजेस दे कि इसने सामान नहीं दिया। परफॉर्मेंस, जो हम नॉर्मली बात करते हैं कि भाई कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होना उसका एक बेसिक जरूर होता है कि पार्टी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए जा सकती है। साहब कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करवाओ हमें, तो इसको बोलो कि पैसा दे, इसको बोलो कि सामान डिलीवर करे, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। वारंट, वारंट क्या है, याद है सेक्शन 12 पढ़ा था, कंडीशन वारंट दो चीजें होती हैं। वारंट के केस में आप डैमेजेस के लिए केस फाइल कर सकते हो, कंडीशन में आप केस नहीं फाइल कर सकते हो। अभी अपने इसको भी दोबारा रिवाइज कर लेंगे। तो यहां पर किसकी बात करता है, अगर वारंट क्या, वारंटी, अगर वारंटी का ब्रीच होता है, वारंटी का ब्रीच होता है, सेलर अगर वारंटी का ब्रीच करता है तो बायर के पास क्या क्या राइट, क्या क्या किन किन चीजों के लिए केस फाइल कर सकता है। रेप्यूडिएट, रेप्यूडिएट क्या है, दो पार्टी थी सेलर और बायर, सेलर ने कह दिया कि मैं सामान नहीं डिलीवर करूंगा, तो बायर क्या कर सकता है, या बायर ने कह दिया मैं सामान नहीं लूंगा, तो सेलर क्या कर सकता है। इंटरेस्ट स्पेशल डैमेजेस क्या है, ये कहता है कि ऐसा है, ये तो सारे बोले गए हैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में। ये सेक्शन बोलता है कि अगर किसी और कानून में भी कोई इंटरेस्ट, कोई अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट बनती है सेलर या बायर की, कोई स्पेशल डैमेजेस बनते हैं, रिकवरी ऑफ मनी जैसी बातें हैं, तो वो 61 में। तो हमको कैसे पढ़ना है पहले ये ध्यान दे दो, इंडेक्स याद करना है। कौन सा सेक्शन जो है सेलर को राइट देता है कि वो केस फाइल कर सकता है फॉर रिकवरी ऑफ प्राइस, कौन सा सेक्शन जो है वो राइट देता है कि केस फाइल कर सकते हैं डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस, डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी, कौन कर सकता है वो भी पढ़ेंगे। कौन सा सेक्शन देता है कि भाई केस फाइल किया जा सकता है फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कौन सा सेक्शन बात करता है कि आप केस फाइल कर सकते हो फॉर डैमेजेस फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी, कौन सा सेक्शन, रेप्यूडिएट में तो सेक्शन नहीं पूछेगा, कंसेप्ट पूछेगा, इसके अंदर भी कंसेप्ट पूछेगा, या फिर हो सकता है सेक्शन भी पूछ सकता है कि कौन सा सेक्शन राइट देता है रिकवरी ऑफ मनी की। मान लो बायर ने पैसा दे रखा है, सेलर ने डिलीवर नहीं किया अपना सामान, तो वो पैसा वापस ले सकता है, राइट ऑफ रिकवरी ऑफ मनी।
तो अब आते हैं टॉपिक के ऊपर, इसको डिटेल में पढ़ते हैं, इसका इंडेक्स अपने देख चुके हैं। अब आ जाइए, सबसे पहला सूट फॉर प्राइस। प्राइस मतलब पेमेंट, कि भैया इसको बोलो पैसा पे करे। इसमें दो कंडीशन है। पहला, अगर गुड्स बायर की पोजीशन में, बायर की पोजीशन में और बायर पैसा नहीं देता है, तब केस फाइल किया जा सकता है। दूसरा, गुड्स चाहे बायर की पोजीशन में है चाहे नहीं है, अगर कोई टाइम फिक्स किया गया था कि बायर इतनी तारीख को इतने दिन को पैसा देगा और उसने पैसा नहीं दिया, तब केस फाइल हो सकता है। तो सूट फॉर प्राइस दो कंडीशन में फाइल हो सकता है। एक, अगर जो गुड्स है वो इन पोजेशन ऑफ बायर है, इन पोजेशन ऑफ बायर है, एक चीज। दूसरा आ जाओ, अगर बायर ने प्रॉमिस किया था टू पे एट स्पेसिफाइड डेट और टाइम। यहां ये कहा गया है कि भैया ऐसा है कि अगर गुड्स बायर की पोजीशन में है और बायर रिफ्यूज कर देता है या फिर नेग्लेक्ट कर देता है टू पे, उस केस में सेलर केस फाइल कर सकता है। कौन फाइल करेगा? सेलर। सेलर केस फाइल कर सकता है कि साहब मुझे मेरा पैसा दिलाओ। तो क्या दो कंडीशन है? पहली ये, दूसरी ये। तो पहले तो दो ग्राउंड, एक, अगर गुड्स बायर की पोजीशन में है तब केस फाइल किया जा सकता है, बायर की पोजीशन में, बायर ने नहीं पैसा दिया। दूसरा, बायर ने प्रॉमिस किया था कि भैया मैं इतनी तारीख को पैसा दे दूंगा, बायर नेग्लेक्ट और रिफ्यूज टू पे। यहां पर गुड्स बायर की पोजीशन में है या नहीं है कोई मैटर नहीं करता। इस दूसरे ग्राउंड में कोई मैटर नहीं करता। आपसे क्या पूछा जा सकता है? सिर्फ एक चीज पूछी जाएगी, कौन सा सेक्शन जो है सेलर को राइट देता है कि वो केस फाइल कर सकता है फॉर पेमेंट ऑफ प्राइस? सेक्शन 55। आपसे सिर्फ इतना पूछा जाएगा, आपसे नहीं पूछा जाएगा ये सब चीजें, इतना नहीं कॉम्प्लिकेट करेगा वो, इतना ही पूछेगा भाई कौन से सेक्शन में बोला गया है। या फिर हो सकता है पूछ ले इतना सा कि अगर गुड्स बायर की पोजीशन में और बायर पैसा नहीं देता है तो सेलर क्या कर सकता है? प्राइस के लिए केस फाइल कर सकता है। अब आ जाइए दूसरा, सूट फॉर डैमेजेस। इसमें दो तरह के सूट हैं। सूट फॉर डैमेजेस में दो तरह के सूट हैं, एक नॉन एक्सेप्टेंस, एक नॉन डिलीवरी। अब ध्यान देना, नॉन एक्सेप्टेंस के लिए केस कौन फाइल करेगा कि भैया इसने सामान एक्सेप्ट नहीं किया और मेरा नुकसान हुआ? कौन करेगा? सेलर, बाय सेलर। तो ध्यान देना, कौन फाइल कर सकता है? सूट फॉर डैमेजेस इन केस ऑफ नॉन एक्सेप्टेंस। नॉन एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस किसको करनी होती है? बायर को। बायर अगर एक्सेप्ट नहीं करता तो नुकसान किसका? सेलर का। कौन फाइल करेगा? सेलर। सेम चीज यहां है, नॉन डिलीवरी के लिए कौन फाइल करेगा? बायर। बस सेक्शन नंबर ध्यान रख लेना, 56, 57। अब आपसे जो पूछा जा सकता है, कौन सा सेक्शन जो है सेलर को राइट देता है कि वो केस फाइल कर सकता है सूट फॉर डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस? 56। कौन सा सेक्शन बायर को राइट देता है? क्योंकि कंसेप्ट इतना सिंपल है कि आपसे वो कंसेप्ट नहीं पूछेगा, फ्री के नंबर एग्जामिनर नहीं देगा, सेक्शन नंबर पूछेगा। अब आ जाइए, सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान दे देना है, क्योंकि ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वैसे ही एग्जामिनर बहुत इंपॉर्टेंट मानते हैं। सबसे पहली चीज, सेल्स ऑफ गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट होता है बायर और सेलर के बीच में। सेल्स ऑफ गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट होता है बायर और सेलर के बीच में। और कोई भी एग्जांपल उठा लो, सेलर जो है सामान डिलीवर नहीं करता, क्या बायर केस फाइल कर सकता है कि सर इसको बोलो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करे, इसको बोलो कि सामान डिलीवर करे, मैं पैसा देने को तैयार हूं? यस। दूसरा एग्जांपल, बायर पैसा नहीं दे रहा है तो क्या सेलर कोर्ट में फाइल कर सकता है, सर इसको बोलो मैं सामान डिलीवर करने को तैयार हूं, पैसा दे? यस। कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस के लिए भी केस फाइल हो सकता है। जरूरी नहीं है कि हर बार सिर्फ यही केस फाइल होगा कि सर इसको बोलो डैमेजेस दे, सर इसको बोलो कंपेंसेशन दे। नहीं, इवन इसके लिए भी जाया जा सकता है कि सर इसको बोलो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करे।
तो पहली चीज, कौन जा सकता है? आइदर, कोई भी जिसने डिफॉल्ट किया उसके खिलाफ, चाहे तो बायर जा सकता है चाहे सेलर जा सकता है। उसके बाद क्या ये सूट सिर्फ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का केस फाइल किया जाएगा या फिर एज एन एडिशन रिलीफ आप मांग सकते हो? पहले कंसेप्ट समझ लो कि भाई सेलर गया, उसने कहा कि साहब इसने सामान एक्सेप्ट नहीं किया, मेरा नुकसान हुआ, एक तो मुझे वो नुकसान भी दिलवाओ और दूसरा क्या करो, इसको बोलो कि सामान ले और मेरे को पैसा भी दे। दो चीजें, डैमेजेस के लिए भी केस फाइल कर रहा है और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए भी। ऐसा हो सकता है? यस सर। कहीं पर भी ऐसा नहीं बोला गया है कि आप अगर एक रिलीफ के लिए जा रहे हो तो दूसरी रिलीफ नहीं मांग सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जो रिलीफ है आप इन एडिशन टू अदर रिलीफ मांग सकते हो, अदर रिलीफ मांग सकते हो। ये केस या फिर इसके लिए एप्लीकेशन आप कभी भी डाल सकते हो बिफोर डिक्री। ऐसा नहीं है कि केस ही फाइल करोगे, आपका सेलर का और बायर का केस चल रहा है, केस के दौरान डिक्री फैसला आने से पहले कभी भी आप इस चीज की एप्लीकेशन डाल सकते हो। तो ध्यान दे देना, कौन कर सकता है? कोई भी। क्या ये रिलीफ इन एडिशन हो सकता है? यस, इन एडिशन हो सकता है। इस रिलीफ के लिए एप्लीकेशन कब डाली जा सकती है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कब डाली जा सकती है? बिफोर डिक्री। सेक्शन 58 सेक्शन नंबर तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा सेक्शन बात करता है सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 58। ये जो केस है कौन फाइल कर सकता है? कोई भी पार्टी, बायर, प्लेंटिफ, बायर, सेलर, कोई भी। इन एडिशन रिलीफ, और कब एप्लीकेशन डाली जा सकती है? एट एनी टाइम बिफोर डिक्री। अब आ जाइए, सूट फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी। ध्यान देना, पढ़ चुके हैं, याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो सुन लो। दो चीजें होती हैं, हमने सेक्शन 12 में पढ़ी थी, कंडीशन, वारंटी। कोई बता सकता है कंडीशन वारंटी के क्या सेक्शन नंबर है? कोई भी कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल होता है उसमें कंडीशंस मतलब बातें लिखी जाती हैं, टर्म्स लिखी जाती हैं, जिसको बोला जाता है स्टिपुलेशन। कुछ टर्म्स ऐसी होती है कि अगर उनका ब्रीच होगा तो कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट सेटिस्फाइड हो जाएगा। कुछ टर्म्स ऐसी होती हैं कि अगर उनका ब्रीच होगा तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होगा, पार्टी सिर्फ डैमेजेस के लिए जा सकती है। डिपेंड करता है केस टू केस, डिपेंड करता है कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। कोर्ट को लगता है कि ब्रीच ऐसा है कि कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल होना चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देगी। कोर्ट को लगता है कि ब्रीच ऐसा है कि सिर्फ डैमेजेस लगने चाहिए, डैमेजेस। वो टर्म्स जिनके बेस पे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो सकता है उसको हम बोलते हैं कंडीशन, और जिनके बेस पे कॉन्ट्रैक्ट डैमेजेस, सिर्फ आप डैमेजेस के लिए केस फाइल कर सकते हो, उसको हम बोलते हैं वारंटी। तो ये चीज ध्यान दे देना। जिन टर्म्स एंड कंडीशन, वेरी गुड, 12(2) और 12(3), जिनके लिए कॉन्ट्रैक्ट जिन के बेस पे कैंसिल हो सकता है वो है कंडीशन, जिनके बेस पे सिर्फ डैमेजेस के लिए केस फाइल कर सकते हो वो होती है वारंटी। अब एक चीज ध्यान रख लेना, सूट सिर्फ ब्रीच ऑफ वारंटी के लिए फाइल किया जाता है। कैंसिल के अंदर तो कॉन्ट्रैक्ट ही सेटिस्फाइड हो जाता है, वहां पर तो आप सीधा जाते हो और बोलते हो साहब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दो, बस। वहां पर कोई रिलीफ नहीं होती है, सीधा होता है कैंसिल कर दो, बात खत्म, दोनों अपने अपने घर पर हो जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान देना, आपसे जो क्वेश्चन बनता है, सबसे पहला क्वेश्चन, कौन सा सेक्शन बात करता है कि अगर वारंटी का ब्रीच होता है तो आप डैमेजेस के लिए केस फाइल कर सकते हो? कंडीशन के बारे में कहीं बात नहीं हुई है, इसके बारे में बात हुई है सेक्शन 59 में कि अगर वारंटी ब्रीच होती है तो आप डैमेजेस के लिए केस फाइल कर सकते हो, सेक्शन 59। अब आ जाओ सबसे पहली बात, वारंटी ब्रीच करेगा कौन? सेलर। कोई भी चीज की, मैं आपको सामान बेच रहा हूं तो गारंटी तो मैं ही दूंगा ना, सेलर ही तो देगा। बायर किस चीज की गारंटी देगा? सामान की। तो कौन करेगा? सेलर। ब्रीच ऑफ वारंटी किसकी तरफ से हो सकता है? सेलर की तरफ से। तो अब ध्यान देना, अगर ब्रीच ऑफ वारंटी होता है बाय सेलर तो उस केस में जो बायर है वो स्यू कर सकता है दो चीजों के लिए। पहला, डैमेजेस कि साहब डैमेजेस दो मेरे को। दूसरा, रिडक्शन ऑफ प्राइस।
दो चीजें हैं। तो ध्यान देना, आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर वारंटी ब्रीच होती है सेलर द्वारा तो बायर क्या क्लेम कर सकता है? दो चीजें, डैमेजेस तो क्लेम कर ही सकता है, प्राइस भी रिड्यूस क्लेम कर सकता है कि जो मैंने पैसा देना था ना वो मैं कम पैसा दूंगा, अब कम पैसा दूंगा, ऐसा कुछ भी क्लेम कर सकता है। तो अगर वारंटी का ब्रीच होता है तो दो चीजों के लिए क्लेम कर सकता है। पहली बात ये ध्यान रखना कौन से सेक्शन है और क्या क्लेम कर सकता है बायर, दिस इज सेक्शन 59। उसके बाद आप आ जाइए रेपुडिएट। इफ कॉन्ट्रैक्ट repudiated before sale। अब ध्यान देना, दो चीजें, कॉन्ट्रैक्ट और सेल। ये क्या है? कॉन्ट्रैक्ट और सेल दो चीजें क्या बोलती हैं? कॉन्ट्रैक्ट ये बोलता है कि भाई अगर सिर्फ लिख पढ़ हुई है, सेल तो आगे होनी है। सेल का मतलब क्या होता है? जब सामान डिलीवर हो जाता है। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? सिर्फ लिख पढ़ हुई है, बात हुई है, एग्रीमेंट हुआ है कि सामान दूंगा, दैट इज कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सेल से पहले ही कैंसिल हो गया, कैंसिल मतलब फॉर एग्जांपल आपने और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि मैं आपको 10 तारीख को सामान डिलीवर करूंगा, मैंने 9 तारीख को ही आपको फोन करके बोल दिया कि मैं नहीं डिलीवर कर रहा, या 9 तारीख को आपने मुझे फोन करके बोल दिया कि मैं पैसे नहीं दूंगा, सामान मत भेजना। तो यही यहां पूछ रहा है वो कि अगर हाँ अभी आते हैं इसके ऊपर, है ना। अभी एक ये टॉपिक कर दो फिर आते हैं। ये कहता है कि अगर क्या नाम है ये कॉन्ट्रैक्ट जो है उससे पहले कैंसिल होता है तो क्या होगा? ऑब्वियस है, दो चीजें हैं और जो हर बेसिक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लगता है। ऐसा नहीं कि यहां लिखा गया, हर जगह यही बात है कि भैया अगर एक्चुअल परफॉर्मेंस से पहले कॉन्ट्रैक्ट पार्टी मना कर देती है भैया मेरे हाथ खड़े हैं मैं नहीं परफॉर्म करूंगा, तब क्या होगा? दो चीजें, पहला वेट फॉर एक्चुअल डेट ऑफ परफॉर्मेंस, दूसरा repudiate contract and sue for damages। ये क्या बोलता है कि भैया ऐसा है, एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट से पहले एक्चुअल परफॉर्मेंस से पहले ही अगर एक पार्टी मना कर देती है कि मैं नहीं परफॉर्म करूंगा, तो दूसरी पार्टी के पास ऑप्शन है, वो चाहे तो वेट करे। मैंने कहा था 10 तारीख को डिलीवर करूंगा, मैंने 9 को ही आपको मना कर दिया कि मैं नहीं डिलीवर करूंगा, आपकी इच्छा है, आप 10 तारीख तक वेट करो और उसके बाद मेरे ऊपर केस फाइल कर दो। या फिर आप उसी दिन 9 तारीख को मैंने आपको कह दिया कि मैं नहीं काम करूंगा, आप 9 तारीख को मेरे ऊपर केस फाइल कर दो, 9 तारीख को ही आप कैंसिल कर दो। तो यहां पर ऐसा कहा जाता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट सेल से पहले रेप्यूडिएट हो जाता है तो पार्टी के पास ऑप्शन है कि कॉन्ट्रैक्ट को चाहे तो पहले ही कैंसिल कर दे और केस फाइल कर दे, या फिर वेट कर ले टिल डेट ऑफ परफॉर्मेंस। इंपॉर्टेंट नॉट इंपॉर्टेंट, कुछ भी इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या ये एक मिनट चल जा भाई। एक मिनट लोडिंग कर रहा है, पता नहीं किस चीज की लोडिंग कर रही है, इतना तो कुछ लिखा ही नहीं अभी। चलो इतनी देर में लोड हो रहा है, पता नहीं देखो क्या हो रहा है। हाँ जी, आपके टॉपिक पे आ जाते हैं। ठीक है, देखो ऐसा होता है ना, आपकी बात सही है कि भाई वारंटी तो तब राइज होती है जब अपने चीज बाय करते हैं, आपकी बात सही है। पर अपन लोग नॉर्मली बोल देते हैं कि भाई बाय का मतलब क्या है? जब चीज मेरे पास आ जाएगी। और कानून कहता है ऐसा थोड़ी है यार। हर बार अपने थोड़ी देर पहले पहली दूसरी क्लास में अपने बात की थी, ऐसा थोड़ी है कि चीज जब बायर के पास आती है तभी चीज डिलीवर मानी जाती है, नहीं। कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि भैया मैं आपको आपका सामान इतनी तारीख को दे दूंगा, कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। अब सामान तो डिलीवर कर दोगे आप बायर को। अगर अगर
उस कॉन्ट्रैक्ट के दौरान ही आपने कोई टर्म्स एंड कंडीशन की बात की थी। कोई भी मान लो कि भैया मैं आपको सामान डिलीवर करूंगा, तो जो सामान होगा वो फॉर एग्जांपल मैं ऐसे बोल देता हूं कि ये पैनल मंगाया, चल पड़ा गया, ठीक है, ये पैनल मंगाया। उसने कहा कि भाई ऐसा है, ये जो पैनल है, ये पैनल के अंदर आपको ऐसे ही बताया उसने कि ये जो पैनल है, ये पैनल बॉक्स होगा, ये क्या होता है, इसको जो भी बोलते हैं लिखने वाला, ये 2 लिखने वाले होंगे, और भी मान लो उसने बोल दिया 2 लिखने वाले होंगे, 1-2 और उसने बातें बोल दी, ये ऐसी ऐसी आइटमें होंगी, ठीक है, ठीक है जी। सामान आया, सामान में ये आइटम नहीं थी, 2 थी, 2 की जगह 1 थी। अब एक्चुअली तो मेरे पास अभी तक सामान नहीं आया था, मैंने सामान ओपन किया, प्राइस पैसा तो अभी मैं दूंगा, सामान ओपन करूंगा उसके बाद पैसा दूंगा। मैंने सामान ओपन किया, इसमें 2 की जगह 1 ही चीज थी, मैंने कहा भैया 1 ही चीज है, और वो चीज मान लो फॉर एग्जांपल वारंटी बनती है, तो वारंटी कंसीडर की जा रही है, रिडक्शन ऑफ प्राइस क्लेम कर सकता हूं मैं कि मैं तो कम पैसा दूंगा भाई। आपने कहा था कि 1 लाख रुपए के अंदर आपको बोर्ड मिलेगा, आपको 2 ये मिलेंगे, 2-3 और आइटमें मिलेंगी, आपकी तो 1 आइटम मिसिंग है, मैं तो पैसा कम दूंगा, रिडक्शन ऑफ प्राइस हो सकता है ना। एक और एग्जांपल, चलो ये तो नॉर्मली एग्जांपल होते हैं ऐसे कि ट्रांसपोर्ट आता है, चीज आती है, आप चीज आती है उसके बाद पैसा देते हो, तब आप देखते हो, या फिर एक और एग्जांपल, नॉर्मली हो जाता है ऐसा कि जब भी अपने कोई बड़ी चीज मंगाते हैं ना, काफी बड़ा, लाइक कोई डबल बेड बोल दो, या कोई हैवी आइटम मान लो, फॉर एग्जांपल समथिंग लाइक अलमारी, ठीक है, ऐसा कुछ भी जब अपने मंगवाते हैं, तो जब वो ट्रांसपोर्ट पे आता है ना, जब वो ट्रांसपोर्ट पे चीज आती है, ठीक है, सेलर अपने को भेजता है, वो आती है, तो देखो अपने जो, अब आप ये मत बोलो ट्रांसपोर्ट तो सेलर का खर्चा होता है, सर वो तब होता है जब हम लोगों में एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। प्रैक्टिकली हम लोग जब भी सेलर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, आप एक बात याद रख लेना, आप लोगों ने कभी अगर किसी परचेजर, जो आदमी रोज रोज तो नहीं बोलूंगा, लगभग डील करता रहता है मार्केट में, वो ये बोलता है कि भाई मेरे को ये बताओ पहुंचाने का पैसा कितना दोगे, मेरे पास चीज आएगी उस तक का पैसा बताओ। उसका मतलब क्या होता है कि आना मतलब सामान लाने तक का टेंशन तुम्हारा है, कुछ भी होगा तो फॉर एग्जाम्पल मैंने अलमारी मंगाई जी, अलमारी आई मेरे पास, मैंने कहा भाई अलमारी मेरे घर तक का बताओ कितना रुपए लोगे। उसने कहा जी अलमारी इतने रुपए की, ट्रांसपोर्ट का इतना रुपए। मैंने कहा ठीक है, घर तक का है, तुम्हारी टेंशन है। उसने कहा हाँ जी मेरी टेंशन है। अलमारी आई, तो अलमारी आई, तो अलमारी जब लाया, वो तो अलमारी में थोड़े बहुत 1-2 साइड से स्क्रैच से लग गए, और लग भी जाते हैं, आती है चीज तो लग जाते हैं। मैंने कहा यार ये तो स्क्रैच लगे हुए हैं, अलमारी तो मैंने नई अलमारी ली है, मैं स्क्रैच वाली क्यों लूँ, ये 1-2 स्क्रैच लगे हुए हैं, अब उसको भी ये कौन वापस लेकर जाएगा। उसने क्या कहा, सर कितने रुपए की बात हुई, सर 1000-2000 कम दे दो, रिडक्शन ऑफ प्राइस। तो आपने जो एक बात बोली ना भाई, रिडक्शन ऑफ प्राइस क्यों नहीं हो सकता, रिडक्शन ऑफ प्राइस हो सकता है सर। अपने नॉर्मली बोल देते हैं कि भाई पैसा, आपने एग्जांपल कौन सा सोचा कि मैंने पैसा दिया और फिर सामान लेके आया, जरूरी थोड़ी है हर बार ऐसा होता है। चीजें ऐसी भी होती है कि आपके पास सामान आता है, आप सामान देखते हो और फिर पैसा देते हो, अगर उसमें कोई सामान को कोई नुकसान हो, कोई वियर एंड टीयर हो, तो आप रिडक्शन ऑफ प्राइस क्लेम कर सकते हो ना। डैमेजेस के लिए तो चलो फाइल कर सकते हो, रिडक्शन ऑफ प्राइस भी क्लेम कर सकते हो। ठीक है, ये बात समझ आ गई। चलो अब आ जाइए, कॉन्ट्रैक्ट अगर रेप्यूडिएट होता है बिफोर सेल तो क्या चीजें हैं सर, 2 बातें हैं, इंपॉर्टेंट नॉट इंपॉर्टेंट, कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, इसमें कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आ जाइए सेक्शन 61। सेक्शन 61 ये कहता है कि जो क्या नाम है, हाँ पूरा लिखते हैं, स्पेशल डैमेजेस, इंटरेस्ट, रिकवरी ऑफ मनी। अब ध्यान देना क्या बोलता है ये कहता है जी ऐसा है कि जो और केस चल रहे हैं चल सकते हैं, जो भी सेलर और बायर के बीच में अगर केस होता है, तो अगर कानून को, कोर्ट को लगता है, कानून क्या, कोर्ट को अगर लगता है कि एनी किसी भी लॉ के अंदर कोई स्पेशल डैमेजेस भी बनते हैं, फॉर एग्जांपल चलो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट तो है ही, उसके अलावा भी कोई और एक्ट है जहां पर कोई स्पेशल डैमेजेस की बात है, वो भी मिलने चाहिए, तो वो भी दिए जा सकते हैं। जो पैसा पे किया है, फॉर एग्जांपल बायर ने सेलर को पैसा पे किया था, बायर अपना पैसा वापस मांगता है, तो पैसा तो वापस मिलेगा, रिकवरी ऑफ मनी, पैसा वापस ले जा सकता है बायर, इंटरेस्ट भी दिया जाना चाहिए, तो कोर्ट इंटरेस्ट भी ऑर्डर कर सकती है। या हम बोले कि सेलर ने पैसा लेना है बायर से, सेलर पैसा तो रिकवर कर सकता है कि साहब बोलो मेरे को पैसा दे, पैसा भी लिया जा सकता है और उस पैसे पे इंटरेस्ट भी।
तो सेक्शन 61 कोर्ट को यह पावर देता है कि जब भी सेलर या बायर के बीच में केस चलता है, सूट बिटवीन बायर एंड सेलर, तो कोर्ट क्या क्या ऑर्डर कर सकती है। कोर्ट जो है पार्टी को स्पेशल डैमेजेस दे सकती है, इंटरेस्ट अवॉर्ड कर सकती है, और रिकवरी ऑफ मनी का भी ऑर्डर हो सकता है। तो रिकवरी ऑफ मनी का केस किसमें, कौन से क्या सेक्शन में फाइल होता है, सेक्शन 61। रिकवरी ऑफ मनी का मतलब क्या है, बायर ने पैसा दे दिया, सेलर ने सामान नहीं दिया, बायर कह सकता है साहब इसको बोलो मेरा पैसा वापस दे। सेलर ने सामान दे दिया, बायर ने पैसा नहीं दिया, सेलर कह सकता है कि साहब इसको बोलो पैसा तो दे दे सामान का। दिस इज रिकवरी ऑफ मनी। अब एक चीज ध्यान दे देना, अभी कोर्ट क्या क्या ऑर्डर कर सकता है ये तो ठीक है सेक्शन 61। इंटरेस्ट कब से पेबल होगा, इंटरेस्ट की अमाउंट कौन सी तारीख से डिसाइड की जाएगी। इंटरेस्ट पेबल होगा सेलर के केस में डेट फ्रॉम विच अमाउंट पेबल, बायर के केस में डेट ऑन विच अमाउंट पेड। भाई अगर बायर को उसका पैसा वापस दिया जा रहा है तो बायर ने जिस दिन पैसा दिया था ना उस दिन से इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। जो भी इंटरेस्ट, कोर्ट की इच्छा है, इंटरेस्ट की परसेंटेज कोर्ट की इच्छा है। सेलर को अगर पैसा ब्याज दिया जा रहा है, भाई बायर से पैसा भी दिलवाया जा रहा है और विद इंटरेस्ट, तो जिस दिन बायर को पैसा देने की बात हुई थी, जिस दिन बायर ने सेलर को पैसा देना ना एक्चुअली, उस दिन से लेकर डेट ऑफ पेमेंट तक, तो ये है इंटरेस्ट कब से होगा। इसके अंदर क्या पूछा जा सकता है, आपसे ये पूछा जाएगा कि कौन सा सेक्शन बात करता है कि सेलर या बायर रिकवरी ऑफ मनी के लिए फाइल कर सकते हैं। कौन सा सेक्शन कोर्ट को ये पावर देता है कि कोर्ट इंटरेस्ट ऑर्डर कर सकती है, स्पेशल डैमेजेस, सेक्शन 61। उसके बाद अगर इंटरेस्ट ऑर्डर किया जाएगा तो इंटरेस्ट कब से पेएबल होगा, ये हो गया सेक्शन 61। दिस इज सूट 61 तक के क्वेश्चन। अब एक बार ध्यान दे देना, कोई भी डाउट रहे कुछ भी रहे आप पूछ लेना। कैसे याद रखोगे, पीडीपी, अगर थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है तो पीडीपी नेशनल पार्टी है, ठीक है। पीडीपी विद रेबल्स ऑफ इंडिया, पी मींस प्राइस, कौन केस फाइल कर सकता है प्राइस के लिए, सर सेलर फाइल कर सकता है। कौन सा सेक्शन है, 55 है। डैमेजेस के अंदर दो चीजें हैं, 56 और 57, ठीक है। डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस एंड डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी है। नॉन एक्सेप्टेंस के केस में कौन फाइल करेगा, डिलीवरी के केस में कौन फाइल करेगा, ये देख लेना। फिर उसके बाद सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कौन से सेक्शन में है, 58 में है। फिर उसके बाद वारंटी, ध्यान दे देना कौन सा सेक्शन बात करता है, सूट फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी, सेक्शन नंबर बहुत अच्छे से पढ़ना है इसका। फिर उसके बाद उस केस में बायर के पास क्या क्या राइट है ये देख लेना। रेप्यूडिएट कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। कौन सा सेक्शन इंटरेस्ट, स्पेशल डैमेजेस, रिकवरी ऑफ मनी के लिए बात करता है, ये ध्यान देना। ज्यादातर आपसे यहाँ से अगर पूछा जाएगा तो सेक्शन नंबर पूछा जाएगा, क्योंकि टॉपिक इतने कॉम्प्लिकेटेड यहाँ के नहीं है कि आपको लगेगा कि आपको दिक्कत आएगी। सेक्शन नंबर आपको पढ़ने हैं यहाँ पे, सेक्शन नंबर इंपॉर्टेंट है। कुछ भी अभी तक कोई भी डाउट, अब आ जाइए। छोटी मोटी सी बातें हैं। रीजनेबल टाइम के बारे में कहाँ बताया गया है, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट जो आपने पढ़ा था ना सेक्शन 14 16 के, भैया इम्प्लाइड बातें हैं। तो जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की जो इम्प्लाइड बातें हैं जो जनरली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में लगती हैं, क्या वो इम्प्लाइड बातें हटाई जा सकती हैं, यस हटाई जा सकती हैं, कैसे हट सकती हैं, ऐसी कुछ एक दो तीन बातें पढ़ेंगे। तो एक बार समझ लेना, पहले अपने अभी पढ़ेंगे क्या क्या। पहली चीज हम पढ़ेंगे कि जो इम्प्लाइड कंडीशंस बोल सकते हो, जो कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल को लगती ही लगती हैं, वो कैसे हटाई जा सकती हैं, क्या पार्टीज उनको हटा सकती हैं क्या। दूसरा, रीजनेबल टाइम का मतलब क्या है, रीजनेबल टाइम का मतलब क्या है। उसके बाद इंपॉर्टेंट, अगर ऑक्शन से चीज बेची जा रही है, याद है हमने सेल दो ही पढ़े थे, सेल बाय डिस्क्रिप्शन, सेल बाय सैंपल, 15 और 17। सेल बाय ऑक्शन, इसको आप क्या बोल सकते हो, सेल बाय ऑक्शन। सेल बाय ऑक्शन का क्या सेक्शन नंबर है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद 64, उसके बाद एक आ जाइए, हाँ, कि अगर टैक्स
इंक्रीज हो जाता है या डिक्रीज हो जाता है तो क्या होगा? अपार्ट फ्रॉम दैट सेविंग क्लोज। सेविंग क्लोज का मतलब होता है कि भैया ये एक्ट कहां कहां लगेगा और कहां कहां नहीं लगेगा। अब ध्यान देना अपने इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। ये बात बोलता है कि हमने कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल में, जैसे अपने ने, अगर नहीं याद तो बता देता हूं, अपने ने एक सेक्शन पढ़ा था, सेक्शन 14 और सेक्शन 16। 14 याद कर लेते हैं। 14 में हमने बोला था कि अगर सेलर जो है बायर को सामान बेचता है तो कुछ चीजें होती हैं जो सेलर गारंटी देता ही देता है कि भैया इन चीजों की तो गारंटी है, चाहे कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है चाहे नहीं लिखा, कि मैं तुमको जो सामान बेच रहा हूं मैं उसका मालिक हूं, मैं तुमको सामान बेच रहा हूं, तुम्हारे को सामान के कब्जा लेने से कोई नहीं रोकेगा, कोई रोकेगा तो मैं जिम्मेवारी, ऐसी कुछ बातें वो बोलता ही बोलता है। तो क्या वो जो इम्प्लाइड बातें होती हैं, जो ऐसी बातें जो हर कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल में लगती हैं, क्या वो एक्सक्लूड की जा सकती हैं? यस सर, की जा सकती हैं। कैसे की जा सकती हैं वो पढ़ेंगे। रीजनेबल टाइम कहां बताया गया? हालांकि रीजनेबल टाइम की मीनिंग नहीं बताई गई इन्होंने, सिंपल बोला यही है कि रीजनेबल टाइम डिपेंड करता है केस के फैक्ट पे। बस अपने को सेक्शन नंबर पढ़ना है। वो अपने से पूछ सकता है कि भाई सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर रीजनेबल टाइम कहां बताया गया, सेक्शन नंबर बताओ। देन ऑक्शन बाय सेल कहां बताया, वेरी इंपॉर्टेंट। ऑक्शन बाय सेल कहां बताया है? इसके अंदर जो एक दो बातें हैं कि कब सेल बाय ऑक्शन वॉइडेबल होती है, कब सेल बाय ऑक्शन, ऑक्शन में अगर होता है तो सेलर अगर बिड करता है तो कर सकता है कि नहीं कर सकता, कुछ एक बातें ये होंगी। देन सबसे इंपॉर्टेंट, नॉर्मली होता भी है। मैंने आपको फॉर एग्जांपल अप्रैल महीना आ गया, ठीक है, मैंने मार्च में ना क्या किया कि वो पैनल मंगाया। मार्च में मैंने पैनल ऑर्डर किया। जिस पैनल की वो डिलीवरी उन्होंने मुझे की, फॉर एग्जांपल वो डिलीवरी कर रहे हैं मुझे 10 अप्रैल को। अब हुआ क्या कि मैंने ऑर्डर कर दिया कि यार मेरे को पैनल दे देना। उन्होंने कहा ठीक है सर, आपको जो है हम 10 अप्रैल को पैनल और दे देंगे। और 31 मार्च को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर कर देती है कि जो ये आइटम्स हैं, जो ये ऑब्वियसली चाइना की आइटम होती हैं, चाइना की आइटम पे टैक्स बढ़ाया जाता है, टैक्स इंक्रीज हो जाता है। अब टैक्स इंक्रीज हो गया, उन्होंने तो मेरे साथ पहले की अमाउंट पे बात की हुई थी। अब अगर टैक्स इंक्रीज हो गया तो क्या वो प्राइस इंक्रीज कर सकते हैं क्या? और दूसरी बात उल्टा, अगर टैक्स डिक्रीज होता है तो क्या मैं प्राइस डिक्रीज करवा सकता हूं क्या? कि भैया पहले तो टैक्स इतना था, उसके हिसाब से तुमने इतना प्राइस बोला, अब तो टैक्स कम हो गया तो प्राइस भी तो कम करो। तो अगर प्राइस बढ़ता है या प्राइस घटता है तो टैक्स इंक्रीज, सॉरी, टैक्स बढ़ता है या टैक्स घटता है तो प्राइस इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है क्या? सेविंग क्लोज, सेविंग क्लोज में हम एक दो छोटी मोटी सी बातें देखेंगे कि भैया ये एक्ट क्या 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 बेसिक सी बातें बोलता है। इंपॉर्टेंट तो नहीं है बट अगर आ जाए तो हमको पता हो। ठीक है, चलो अब आ जाइए क्या क्या बातें, कौन कौन सा सेक्शन नंबर है। 62, 63, 64, 64A, 66। ठीक है, अमेंडमेंट से जुड़ा है ये 1963 की अमेंडमेंट्स। इंपॉर्टेंट ध्यान रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। टैक्स तो फिर भी सिंपल आप कर जाओगे, रीजनेबल टाइम भी कर जाओगे, वो भी कर जाओगे। सेविंग क्लोज एक बार देख लेना, ठीक है। अब आ जाओ टॉपिक पे। सेक्शन 62 जो ये बोलता है कि जो भी इंप्लाइड कंडीशंस होती हैं या वारंटी होती हैं इन कॉन्ट्रैक्ट, वो एक्सक्लूड की जा सकती हैं पार्टीज द्वारा, बिल्कुल एक्सक्लूड की जा सकती हैं बाय कॉन्ट्रैक्ट, बाय यूजेज, बाय एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट बोल दो, एग्रीमेंट बोल दो, एक ही बात है, तो ध्यान दे देना। कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल के अंदर जो भी इंप्लाइड बातें होती हैं वो पार्टीज एक्सक्लूड कर सकती हैं, यस कर सकती हैं, चाहे कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट से एक्सक्लूड हो सकती हैं, सॉरी, और चाहे तो अगर उस एरिया का लोकल कस्टम कुछ और ही बात बोलता है तब फिर वो मानी जाएगी। ये इतनी सी बात है, नॉट इंपॉर्टेंट, कोई इतनी खास इंपॉर्टेंट बात नहीं है। सेक्शन 63 रीजनेबल टाइम क्या होता है? रीजनेबल टाइम केस के क्वेश्चंस पे डिपेंड कर, सॉरी, केस के फैक्ट पे डिपेंड करता है, केस के फैक्ट्स पे, कोर्ट के डिस्क्रिप्शन पे डिपेंड होता है कि रीजनेबल टाइम क्या पूछा जाएगा, नहीं, इसका सेक्शन नंबर पूछा जा सकता है। रीजनेबल टाइम कहां बताया गया? अब आ जाओ, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात तो इसका सेक्शन नंबर ध्यान दे देना। जिस तरह से हम ये पढ़ते हैं कि भैया सेल बाय डिस्क्रिप्शन कहाँ है, सेल बाय डिस्क्रिप्शन 15 है, सेल बाय सैंपल 17 है, उसी तरह से सेल बाय ऑप्शन कहाँ है, 64।
सेल बाय ऑक्शन नॉर्मली आप लोगों ने भी देखा होगा। सेल बाय ऑक्शन का मतलब क्या होता है, पहले इसमें बता देता हूँ, अपने पढ़ेंगे क्या क्या। सेल बाय ऑक्शन कब वॉइडेबल होती है? अगर सेल बाय ऑक्शन वॉइडेबल हो गया, कब फ्रॉड बाय सेलर माना जाता है? क्या सेलर जो है वो खुद बिड कर सकता है क्या ऑक्शन में? ये 2-3 बातें पढ़ेंगे। अब ध्यान देना, इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है वो वॉइडेबल वाली बात है। आपसे वैसे जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा कौन सा सेक्शन सेल बाय ऑक्शन की बात करता है, सेक्शन 64। अब आ जाओ, सेल बाय ऑक्शन का सिंपल सा मतलब बता देता हूं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। सरकार क्या करती है ना, कबाड़ बेचती है। सरकारें क्या करती हैं, जो भी कोई भी डिपार्टमेंट उठा लो, रद्दी भाई फाइलें आती रहती हैं, तो हर साल में इनके पास बहुत फाइलें, बहुत रद्दी इकट्ठी हो जाती है, तो ये हर साल उस कबाड़ को बेचती है। तो सरकारी डिपार्टमेंट में सिस्टम होता है कि ये लोग हमेशा कुछ भी बेचेंगे ना, ऑक्शन से बेचेंगे। तो ऑक्शन से बेचा जी। अब ऑक्शन बेच कौन रहा है? डिपार्टमेंट खुद ऑक्शन से बेच रहा है। सबसे पहली बात, अगर डिपार्टमेंट खुद बेच रहा है तो उसका ऑफिसर खरीद सकता है क्या? नॉर्मल लोग तो आगे वो खरीद सकते हैं रद्दी, आगे बाद में बेचें, जिस मर्जी प्राइस में बेचें। तो क्या डिपार्टमेंट का अफसर खुद खरीद सकता है क्या? नहीं खरीद सकता। सेल बाय ऑक्शन में एक जनरल कहानी है कि जो सेलर है, जो खुद सेल करवा रहा है, वो नहीं खरीद सकता। जो उस ऑक्शन के अंदर इन्वॉल्व लोग हैं वो नहीं खरीद सकते। इन्वॉल्व मतलब जो उनके एडमिनिस्ट्रेशन वाले लोग हैं वो नहीं खरीद सकते। वो उनका एजेंट या वो किसी को मतलब अपनी तरफ से वहां पर सेलर बायर की तरह भेजने, नहीं, वो खुद एजेंट किसी भी तरीके से नहीं खरीद सकते। बट अगर उन्होंने बकायदा ऑक्शन के अंदर ये बात बोली है कि भैया हम लोग खुद भी खरीद सकते हैं, बकायदा ऑक्शन जब उन्होंने पब्लिक एडवर्टीजमेंट करवाया उसमें, तब हो सकता है। जनरली है कि सेलर नहीं खरीद सकता है, सेलर नहीं बिड कर सकता है, बट अगर सेलर ने ये बात पहले से डिस्क्लोज कर रखी है कि हम खुद भी बिड कर सकते हैं, तो सेलर बिड कर सकता है। जनरल रूल क्या है? सेलर बिड नहीं कर सकता। एक दूसरी बात, अगर सेलर बिड करता है जहां वो बिड कर नहीं सकता था, वो फिर भी बिड करता है, तो क्या माना जाएगा? फ्रॉड। फ्रॉड ऑन पार्ट ऑफ सेलर, किसने फ्रॉड किया है, ठीक है, किसके साथ? बायर्स के साथ, लोगों के साथ इसने फ्रॉड किया है। दूसरी बात, अगर सेलर फेक बिडिंग करवाता है, फेक बिडिंग क्या होता है? नॉर्मली आदमी क्या करता है, अपनी चीजों का प्राइस बढ़वाने के लिए फेक बिडिंग करवा देता है। अगर फेक बिडिंग करवाता है तब क्या माना जाएगा? तब वो वॉइडेबल सेल होगी। वॉइडेबल सेल मतलब जिसने भी उस चीज को खरीदा है वो उसको सेट असाइड करवा सकता है। बायर सेट असाइड, तो दो कंडीशन में, दो बातें हुई। एक, सेल बाय ऑक्शन में सेलर खुद बिड कर सकता है? नहीं कर सकता जनरली। अगर सेलर ने पहले ही सबको इन्फॉर्म कर रखा है, पब्लिक एडवर्टीजमेंट में बता रखा है, तब बिड कर सकता है। अगर बिना परमिशन के बिड करता है, बाकी लोगों की बिना परमिशन के बिड करता है, तो फ्रॉड माना जाएगा। सेलर अगर प्रिटेंडेड मतलब फेक ऑक्शन करवाता है, तो वो जो भी अगर कोई सामान को खरीदता है तो वो वॉइडेबल सेल हो जाएगी। एंड देन तीसरा बाकी इतनी बातें हो गई। उसके बाद सेल बाय ऑक्शन में कुछ भी ऐसा सेलर खुद नहीं कर सकता। हाँ, क्या सेल बाय ऑक्शन के अंदर सेलर प्राइस फिक्स कर सकता है क्या? कर सकता है, प्राइस फिक्स कर सकता है। तो सेल बाय ऑक्शन में प्राइस फिक्स हो सकता है। सेल बाय ऑक्शन में सेलर खुद नहीं बिड कर सकता। अगर सेलर खुद बिड करना चाहे तो उसको बाकियों को बताना पड़ेगा, पहले ही इन्फॉर्म करना पड़ेगा ऑक्शन के अंदर, पहले ही। ऐसा नहीं कि चलते ऑक्शन में, नहीं, पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, अगर बिना सबको बताए हुए सेलर बिड करता है या फिर सबसे छुप छुप आके बिड करता है, तो फ्रॉड माना जाएगा ऑन पार्ट ऑफ सेलर। और वॉइडेबल, दो बातें ध्यान रख लेना जो अपने को इंपॉर्टेंट है। एक, सेल बाय ऑक्शन कब वॉइडेबल होती है। दूसरा, सेल बाय ऑक्शन के अंदर कब माना जाता है कि सेलर ने फ्रॉड किया है। तो कुछ एक बातें हैं जो अपने पहले पढ़ लेते हैं। सेल बाय ऑक्शन जो सेक्शन 64 है, जो सिंपल सी बात बोलता है कि भैया सेल बाय ऑक्शन के अंदर सेलर कैन नॉट बिड। चाहे तो आप बोल दो डायरेक्टली, चाहे आप बोल दो इनडायरेक्टली, सेलर बिड नहीं कर सकता। दूसरी बात, सेलर मे बिड इफ इन्फॉर्म्ड अर्लियर, अगर पहले उसने सबको बता रखा है तो। तीसरी बात, अगर सेलर नॉट ऑथोराइज्ड, वो बिड करने के ऑथोराइज नहीं था, फिर भी अगर वो बिड करता है तो ये माना जाएगा फ्रॉड बाय सेलर। फ्रॉड बाय सेलर, ये इंपॉर्टेंट है। अब आ जाइए अगला पॉइंट।
क्या नाम है इसका, सेलर जो है अगर फेक बिडिंग करवाता है उस केस के अंदर जो अगर सेल हो जाती है तो सेल हो जाएगी वॉइडेबल बाय बायर। इंपॉर्टेंट है ये, अच्छे से पढ़ना, ये अच्छे से पढ़ना कि कब सेल बाय ऑक्शन वॉइडेबल होती है। उसके बाद प्राइस फिक्स कर सकता है, प्राइस फिक्स कर सकता है। आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा ये ध्यान दे देना आप। कौन सा सेक्शन सेल बाय ऑक्शन की बात करता है, 65, इतना ही पूछा जाएगा। ये छोड़ देना, फ्रॉड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सेल बाय ऑक्शन कब वॉइडेबल होती है, ये दो क्वेश्चन आ सकते हैं। अब आ जाइए सेक्शन 64A। अगर टैक्स बोल दो इंक्रीज हो जाता है या फिर डिक्रीज हो जाता है, तो जो भी प्राइस है वो इंक्रीज हो सकता है और डिक्रीज हो सकता है। मतलब कि अगर टैक्स इंक्रीज होता है तो सेलर ये क्लेम कर सकता है कि सेलर प्राइस बढ़ा सकता है, और अगर प्राइस कम होता है तो जो बायर है वो रिडक्शन ऑफ प्राइस क्लेम कर सकता है। तो अगर टैक्स बढ़ता है तो सेलर क्लेम कर सकता है कि भैया प्राइस बढ़ेगा, और अगर टैक्स कम होता है तो जो बायर है वो ये क्लेम कर सकता है कि प्राइस घटेगा। टैक्स के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, जितनी भी एक्साइज टैक्स, कस्टम टैक्स, सेल्स टैक्स, परचेज टैक्स, कुछ भी हो, किसी भी तरह का टैक्स अगर उस सामान पे लगता है, अगर वो बढ़ता है तो सेलर प्राइस बढ़ा सकता है, अगर वो घटता है तो बायर क्या क्लेम कर सकता है कि प्राइस कम होगा। सेक्शन 64A 1963 अमेंडमेंट। अब आ जाइए लास्ट सेक्शन 66 सेविंग क्लॉज। ये क्या है, सिंपल सी बात बोलता है, जो बेसिक चीजें जो आप हर जगह पे होती है सेविंग क्लोज में, जो कि भैया ऐसा है कि ये जो एक्ट है ये पहले से चल रहे केसेस को, पहले से चल रहे मामलों को नहीं लगेगा। बेसिक है कि जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है पहले से चल रहे मामलों को नहीं लगेगा। कब का है ये, 1930 का। ठीक है, कि जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है ये पहले से चल रहे मामलों को नहीं लगेगा। अब ध्यान दे देना, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट अगर कोई भी ट्रांजैक्शन है जिसको मॉर्गेज, प्लेज, चार्ज, इनके प्रावधान लगते हैं। भाई मान लो मॉर्गेज के प्रावधान लग रहे हैं तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का एक्ट लगेगा वहां पर। अगर चार्ज के प्रावधान लग रहे हैं वहां पे भी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, प्लेज का प्रावधान लग रहा है तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लगेगा वहां पर। तो अगर कोई भी ट्रांजैक्शन है जिनको मॉर्गेज, प्लेज या चार्ज की बातें लग रही हैं तो वहां पर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट नहीं लगेगा। वहां पर जो भी ये प्रावधान है, जो भी ये एक्ट है वही लगेगा, वहां पर आप सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट नहीं लगाएंगे। उसका बाद सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट इंसॉल्वेंसी एक्ट को इफेक्ट नहीं करता। मतलब कि अगर इंसॉल्वेंसी एक्ट के अनुसार अगर पार्टी के पास कोई अधिकार है या कोई अधिकार नहीं है तो वहां पर आप सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से अधिकार नहीं दे सकते। तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट कोई चीज, मान लो फॉर एग्जांपल कोई राइट देता है, इंसॉल्वेंसी एक्ट कोई राइट नहीं देता, तो इंसॉल्वेंसी एक्ट को माना जाएगा। तो ये कुछ एक छोटी मोटी बातें हालांकि पूछी नहीं जा सकती, बट ध्यान दे देना। पेंडिंग मामलों को नहीं लगेगा। कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन है जिसको मोर्टगेज, प्लेज या फिर चार्ज जैसे प्रावधान लग रहे हैं, फिर इनका जो कानून है, मोर्टगेज का टीपीए, चार्ज का टीपीए, प्लेज का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, वो लगेगा। अगर इंसॉल्वेंसी एक्ट किसी को कोई राइट दे रही है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट वो राइट नहीं दे रहा, तो इंसॉल्वेंसी कानून लगेगा। अगर इंसॉल्वेंसी एक्ट किसी को कोई राइट नहीं दे रही है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट वो राइट दे रहा है, तो भी इंसॉल्वेंसी कानून लगेगा। तो रूल ऑफ इंसॉल्वेंसी एक्ट के जो रूल है वो माने जाएंगे अगेंस्ट सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। ये छोटी मोटी बातें हैं, हालांकि एग्जामिनर इतना डिटेल में नहीं जाएगा, बट फिर भी ध्यान रख लेना। अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं, आपका कोई भी डाउट कुछ भी रहे तो पूछ लेना।
इम्प्लाइड कंडीशंस लग सकती हैं, लगती हैं, बट अगर पार्टीज ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि इम्प्लाइड कंडीशन नहीं लगेंगी तो नहीं लगेंगी। अगर उस एरिया का यूजेज है, कस्टम है कि इम्प्लाइड कंडीशन जो बातें हैं वो नहीं लगेंगी तो नहीं। इन शॉर्ट इम्प्लाइड कंडीशन का मतलब है कि अगर इस सेक्शन के कोई, इस एक्ट के कोई भी प्रावधान उनको एक्सक्लूड किया जा सकता है बाय कॉन्ट्रैक्ट। अब आज ये रीजनेबल टाइम क्या है, केस के फैक्ट पे डिपेंड होता है। आपको सिर्फ सेक्शन नंबर देखना है जहां पर कहां पर सेक्शन रीजनेबल टाइम बताया गया 63। ऑक्शन बाय सेल कहां बताया गया 64। ऑक्शन बाय सेल वॉइडेबल कब होता है, अच्छे से पढ़ लेना। टैक्स इंक्रीज होता है मतलब सेल्स टैक्स बढ़ गया, कस्टम बढ़ गया, ये सब, तो क्या प्राइस बढ़ाया जा सकता है? यस, सेलर प्राइस बढ़ा सकता है। तो क्या प्राइस घटाया भी जा सकता है क्या? जी हाँ, बायर डिक्रीज भी करवा सकता है। सेविंग क्लोज क्या है कि ये जो एक्ट है ना, ये पेंडिंग मामलों को नहीं लगेगा, ये एक्ट इंसॉल्वेंसी एक्ट को नहीं लगेगा, मतलब उस मामलों में नहीं लगेगा, ये एक्ट मॉर्टगेज, प्लेज, चार्ज, इन मामलों में नहीं लगेगा। इतनी सी बातें बोली हैं। इसमें से जो इंपॉर्टेंट है, एक तो सेल बाय ऑक्शन अच्छे से पढ़ लेना, बाकियों का ये सेक्शन 63, 64A इनका इंडेक्स अच्छे से पढ़ लेना, बाकी इसमें कुछ ऐसा नहीं है। तो अब एक बार रिवीजन कर लेते हैं। आपका कोई भी डाउट कुछ भी रहे पूछ लेना। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट दोबारा बोल रहा हूं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, टाइम टेकिंग सब्जेक्ट है ये, टाइम देना, भागना मत, क्योंकि हालांकि सेक्शन 60 है, बट एक चीज है, आपने एक बार इनको अच्छे से पढ़ लिया ना, फिर आप नहीं भूलोगे। इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा एग्जामिनर। गिनती के 60 सेक्शन है, 60 मान लो 66 सेक्शन है, कुछ भी इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, अब आ जाओ अपने ने जो आज पूरा पढ़ा। कोई भी डाउट कुछ भी रहे पूछ लेना। हमने आज जो शुरुआत की, अपने चालू किया अनपेड सेलर क्या होता है, इसमें इंपॉर्टेंट ध्यान दे दो। अनपेड सेलर का सेक्शन नंबर, अनपेड सेलर कौन होता है, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। अनपेड सेलर की राइट कहां बताई गई है, सेक्शन नंबर 46 इंपॉर्टेंट, 45 सेक्शन नंबर इंपॉर्टेंट है, 46 इंपॉर्टेंट। क्या क्या राइट है? 3 राइट है। 3 राइट है, पर 4 नाम याद रख लेना। एक राइट ऑफ लीन, दूसरा राइट टू स्टॉप ट्रांजिट जिसको हम क्या बोल सकते हैं, विद होल्ड डिलीवरी, चौथा राइट ऑफ रीसेल। कहां बताई गई है? 46 में। उसके बाद 47, 48, 49 राइट ऑफ लीन की बात करते हैं, जिसमें 47 बोलता है राइट ऑफ लीन कब है, 49 बोलता है राइट ऑफ लीन कब नहीं है। दोनों इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ लेना। फिर उसके बाद राइट टू स्टॉप ट्रांजिट कब है, राइट टू स्टॉप ट्रांजिट कब नहीं है, दोनों चीजें अच्छे से पढ़ लेना। जैसे अपने ने बात की है वैसे ही पढ़ लेना। जिसमें हम सिंपल सी बात बोलते हैं कि भैया अगर सामान डिलीवर हो गया बायर को, राइट टू स्टॉप ट्रांजिट नहीं है, कब डिलीवर माना जाएगा, कब नहीं माना जाएगा, अच्छे से पढ़ लेना। इंडेक्स नंबर उनमें कहीं भी इंपॉर्टेंट है, इंडेक्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है इनके। ठीक है, उसके बाद स्टॉप ट्रांजिट कैसे करवाए जा सकते हैं, नोटिस और पोजेशन लेने वाला, वो दोनों चीजें हो गई। फिर उसके बाद आप आ जाइए कि क्या राइट ऑफ लीन या स्टॉप ट्रांजिट कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करता है, कॉन्ट्रैक्ट रेसिड नहीं होता, 54(1). फिर रीसेल इंपॉर्टेंट है, 54(2) रीसेल की बात करता है, रीसेल कब कर सकते हो, कैसे करोगे, नोटिस जरूरी है नहीं है, नोटिस दिया है तो क्या होगा, ये सब बातें। फिर उसके बाद सेक्शन 53 कि भैया अगर जो बायर है वो सामान बेच देता है, प्लेज कर देता है, तो राइट है या नहीं है, इंपॉर्टेंट है। देन कम्स 55 से चालू कर देना, आपका 54 तक हो गया, फिर 55 से आ जाना। 55 के अंदर आपके सीधा केसेस की बात होती है। डायरेक्ट इंडेक्स इंपॉर्टेंट है, कैसे याद करोगे, पीडीपी विद रेबल इंडिया, कि भैया प्राइस के लिए केस फाइल किया जा सकता है कौन से सेक्शन में, डैमेजेस फॉर नॉन एक्सेप्टेंस, डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी कौन से सेक्शन में, फिर उसके बाद स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कौन से सेक्शन में है, फिर उसके बाद वारंटी का अगर ब्रीच होता है तो क्या, ध्यान देना वारंटी का ब्रीच है, कंडीशन की बात नहीं है, ये ध्यान वहां पे लिख लेना। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, 55, 56, 57, 58, 59, ये जितने भी हैं सेक्शन नंबर भी इंपॉर्टेंट है और कंसेप्ट भी इंपॉर्टेंट है। 54 के अंदर 54(1), 54(2) दोनों इंपॉर्टेंट है। राइट ऑफ रीसेल का है 54(2) में। 53 का इंडेक्स इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आप आ जाइए 55 से लेकर आप मोटा मोटी 55, 6, 7, 8, 9 और 60 तक, 59 तक देख लेना। इंडेक्स 59 तक इंपॉर्टेंट है, 60 और 61 का सिर्फ कॉन्सेप्ट देख लेना। 61 का भी इंडेक्स याद रख लेना कि कौन सा सेक्शन इंटरेस्ट, स्पेशल डैमेजेस, रिकवरी ऑफ मनी की बात करता है। फिर उसके बाद आ जाना सीधा 62 के अंदर। 62 से लेकर 66 में सिर्फ एक 64 है जिसका इंडेक्स इंपॉर्टेंट है, ऑक्शन बाय सेल का सेक्शन नंबर क्या है, बाकी सबके सिर्फ कंसेप्ट देख लेना। उसके अलावा रीजनेबल टाइम का सेक्शन नंबर देख लेना, चलो 63 और 64, बस। उसके अलावा किसी का भी सेक्शन नंबर वाली कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, बाकियों का कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लेना। कोई भी डाउट रहे कुछ भी रहे पूछ लेना, अभी भी कोई भी डाउट है तो पूछ लो। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट अपना खत्म होता है कल से, अगर सब कुछ सही रहा तो अपने चालू कर देंगे कोर्ट फीस एक्ट और राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट। कोई भी डाउट है पूछ लो। अब एक चीज देखो, ऐसा है
कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ठीक है। बातें तो ऐसी चलती रहेंगी कि भाई अब आ गई है गर्मियाँ, ठीक है। आप लोग, कई आप में से ऐसे होंगे जो लाइब्रेरी जाते हो या जो घर पे रह के पढ़ते हो, तो ऐसा है, गर्मी आ गई है, दोपहर को आते हो जाते हो, अगर आना जाना कहीं होता है तो थोड़ा इस समय हेल्थ का ध्यान रखना, क्योंकि ऑब्वियस आप लोग वैसे ही पढ़ रहे हो, तो जब आदमी पढ़ता है तो खाने पीने का नहीं इतना ध्यान रहता, ठीक है। मैंने भी पढ़ाई की है, तो ठीक है, उस फेज से निकले तो पता है कि नहीं इतना ध्यान रहता, ठीक है। उसके बाद ऊपर से सारा दिन वही बातें सोचते रहना, तो इम्यूनिटी अपनी अच्छी रखना। इम्यूनिटी अच्छा, देखो वैसे तो कोई दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि ऑब्वियस है आप ऐसा कुछ बाहर का कुछ खा भी नहीं रहे होते हो, तो इम्यूनिटी में कोई दिक्कत भी नहीं आती है। बस क्योंकि गर्मियाँ आ रही हैं और गर्मियाँ आ चुकी हैं, तो ये है कि भाई आप लोग लाइब्रेरी जाते हो, दोपहर को कहीं जाते हो, दोपहर को कहीं आते हो, तो बस ये है कि गर्मी से थोड़ा अभी बच के रहना। और हो सके भाई अगर जाते हो ही, अगर दोपहर को कहीं आते जाते हो, तो ऐसा है कि या तो नींबू पानी पी लिया करो। अगर नींबू पानी नहीं पीना इतना ज़्यादा रहता है तो जो नॉर्मल नहीं आता कि भाई ग्लूकॉन डी हो गया, टैंग, जो भी ये आते हैं नॉर्मल, जैसे अगर दोपहर को अगर आते जाते हो तो या तो जब निकल रहे हो तो तब पी लिया करो, निकल रहे हो तभी पी लिया करो, बेटर रहेगा। आके पियोगे तो गर्म सर्द हो सकता है, ठीक है। ये थोड़ी सी छोटी मोटी बात है जो ध्यान रख लेना, और बाकी कोई दिक्कत नहीं है। पेपर को आपको टाइम मिलेगा, क्योंकि डेट तो अभी आएगी नहीं, सफिशिएंट टाइम मिलेगा, आराम से पढ़ो, तसल्ली से पढ़ो, भागना मत। आज भी आपको बोल रहा हूँ वही बात सेम, आपने माइनर लॉज अच्छे से कर लिए, जितने भी नए पुराने माइनर लॉज हैं, हिंदी इंग्लिश कर लिया, आपका प्री क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता। और मैं ये बात आपको इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि अगर आपका भी ये है ना कि आपका सब कुछ बाकी है, तो पहले एटलीस्ट इतना पोर्शन अच्छे से कर लो कि नए पुराने माइनर लॉज, हिंदी इंग्लिश, ये पोर्शन अच्छा कर लो। आपको लगे कि हाँ अब कोई दिक्कत नहीं है प्री, तो अब आ जाओ मेंस के ऊपर, ये चल रहा है साथ साथ में, फिर मेजर लॉस भी चालू कर दो, ठीक है। हाँ, जिनकी तैयारी अच्छी है, जो लोग सब कुछ, जिनका सब कुछ ही चल रहा है, तो वो तो भैया आप लोग तो, जिनकी तैयारी है आप तो अपने अपने जो भी आपका शेड्यूल है उसके हिसाब से पढ़ो। चलो, कुछ पूछना है तो पूछ लो, अदरवाइज क्लास अपनी तरफ से खत्म है। हाँ जी, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट अपने स्टार्ट कर देंगे। ये अभी क्या चल रहा है, 20 तारीख तक आपके सारे खत्म हो जाएंगे। हिंदू मुस्लिम लॉ, अप्रैल मई, 15 मई ना, 15 मई के आसपास, 15 मई के आसपास आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट चालू होगा, क्योंकि फिर 20 तारीख तक ये होगा, फिर हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ खत्म करेंगे, तो 15 मई लेकर चलो, सेफ साइड बोल रहा हूँ। हाँ जी, सेक्शन 48 जी, यहीं पे बता देता हूँ ना, अगर नहीं समझ आए तो बता देना, दोबारा लिख दूंगा। 47 आ गया, राइट, 48, 48 ये रहा जी, आ जाओ जी। सिंपल सी बात बोलता है, हाँ हाँ अपलोडेड है, वैसे लाइव क्लास की बात कर रहे हैं वो, ठीक है। ऐसे तो अगर अपने जब अपना ये 20 तारीख तक, तो मैं अगर बोलूँ 20 तारीख तक, तो ये मान लो आपका सारा ही कोर्स खत्म हो जाएगा भाई। अपलोडेड की बात करो, रिकॉर्डेड की, बट ये है कि अपने रिकॉर्डेड तो चलो आप लोग को दे ही देते हैं, बट अपना अपना थोड़ा पढ़ाने का तरीका ये है कि एक साइकिल बना रखा है, कि वो एक साइकिल है, उस साइकिल को फॉलो करते हैं। तो मान लो आप लोग क्लासेस ज्वाइन कर रखी है, तो वो साइकिल के हिसाब से जो लाइव क्लासेस चलती रहेंगी वो लाइव क्लास है, और अगर आपको उसके अलावा कोई सब्जेक्ट पढ़ना है तो रिकॉर्डेड है। चलो अब आ जाओ, ध्यान देना। 48 सिंपल सी बात बोलता है कनुप्रिया कि भाई नॉर्मल ऐसा है कि राइट ऑफ लीन की बात बोलता हूँ, कि राइट ऑफ लीन का मतलब क्या होता है, हम ऐसा बोलते हैं कि अगर जो सामान है वो सेलर के पास है, सेलर की पोजेशन में सामान, और बायर अगर पैसा नहीं दे रहा है तो सेलर सामान अपने पास रख सकता है, उसको बोल सकता है पैसा दो और सामान लेकर जाओ। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको ये बोतल देनी थी, आपने कहा भैया 100 रुपए में बोतल ले जाए, मैंने कहा ठीक है, सब बोतल मेरे पास है, आप मेरे पास आप आते हो कि भाई बोतल, मैंने कहा पैसा दो पहले, तो मेरे पास अधिकार है कि जब तक आप पैसा नहीं देते मैं ये बोतल नहीं दूंगा आपको। तो अगर सामान मेरे पास है तो मैं आपको, अगर जब तक आप पैसा नहीं देते हो मैं आपको सामान नहीं दूंगा, तो मेरे पास ये राइट है कि मैं सामान की कब्जा रख सकता हूँ, पोजेशन रख सकता हूँ, जब तक आप पैसा नहीं दोगे। राइट टू हैव पोजेशन, ये है सेक्शन 47 लीन। अब आते हैं,
मैंने आपको 2 बोतल बेचने की बात की कि भैया 2 बोतल्स दूंगा, आपने कहा ठीक है। 1 बोतल आप ले गए, 1 बोतल आप ले गए, आपने कहा दूसरी बोतल भिजवा देना, मैंने कहा ठीक है भिजवा दूंगा। पैसा आपने देना था, पैसा आपने देना था। अब आपने पैसा अभी तक दिया नहीं, आपने कहा वो दूसरी बोतल, मैंने कहा पहले पैसा तो दो, पैसा तो दो। अब कानून या एक बात ये उठी कि भाई आपने आधी डिलीवरी कर दी, 1 बोतल की डिलीवरी कर दी, अब दूसरी रख सकते हो क्या? कानून कहता है क्यों नहीं रख सकते हो। राइट ऑफ लीन का मतलब क्या है कि सेलर के पास जो भी सामान कब्जे में है वो रख सकता है जब तक उसको उस चीज का पैसा नहीं मिलता। अब वो चाहे पूरा सामान हो, चाहे आधा सामान हो, चाहे कुछ भी हो। ये 48 बोलता है कि अगर सेलर ने पार्ट ऑफ डिलीवरी कर दी हो, आधे सामान की डिलीवरी कर दी हो, और आधा सामान अभी भी उसके पास है, तो क्या वो उस आधे सामान को रख सकता है? जी रख सकता है। आधे सामान पे भी अपनी राइट ऑफ लीन रख सकता है। दिस इज सेक्शन 48। ठीक है, हाँ जी, अब बता दो, अब कुछ और पूछना है तो। जी, क्या वो कह रहे हैं आप? बट टू पे मनी इज लाइक, समझा नहीं मैं बात। नहीं जी, सेंटर का चॉइस नहीं होता, आरजेएस वाले सेंटर का चॉइस नहीं देते। थर्ड लाइन, ये इसकी बात कर रहे हो आप? बाकी सेंटर जयपुर या जोधपुर दो ही होते हैं, सेंटर जयपुर या जोधपुर में से एक होगा। ठीक है, अब ध्यान दे देना, ये कह रहा है कि भाई सेलर आधा माल डिलीवर कर चुका है, आधा माल उसके पास है, और बायर क्या करता है? पैसा देने से मना कर देता है। भाई राइट तो तभी आएगी ना अगर वो मना कर दे। अनपेड सेलर कब बनेगा? जब वो मना कर दे। तो आधा माल तो डिलीवर कर दिया, आधा माल उसके पास है, और बायर क्या करता है? देने से मना कर देता है। मना कर देता है, या फिर आनाकानी, कुछ भी बोल दो, मना कर रहा है, आनाकानी कर रहा है, पैसा देने की स्थिति में नहीं है, कुछ भी बोल दो, तो यहाँ पर उसके पास राइट आ गई। तो अब वो जो आधा बचा हुआ माल है उस पर अपनी राइट ऑफ लीन रख सकता है। तो तीसरा पॉइंट क्या है? अगर बायर पैसा देने से मना कर रहा है, नेग्लेक्ट कर रहा है, आनाकानी कर रहा है, ये सब चीजें। जी, और बताइए, और क्या पूछना है? और कुछ पूछना है?
ठीक है, फिर अब क्लास खत्म कर दें? कुछ पूछना है तो पूछ लो, अदरवाइज क्लास अपनी तरफ से खत्म है। हाँ जी, जी बताइए। टेस्ट आपके कोशिश करेंगे 20 तारीख भी, चलो देखते हैं। अगर बहुत ज़्यादा लोड ना आ रहा, मतलब हिंदू लो मुस्लिम लो आपको अगर कंफर्टेबल रहे, फिर तो 20 से ही चालू कर देंगे टेस्ट। 20 अप्रैल से टेस्ट चालू कर देंगे, नहीं तो कोई 5-7 दिन ऊपर नीचे कर लेंगे। ये नहीं पता यार मेरे को कि किस पे बेस है, ये नहीं पता। होगा कोई एक्ट जिस एक्ट को इन्होंने रिपील किया होगा, जिस एक्ट को इन्होंने रिपील किया होगा। इस एक्ट के इंट्रोडक्शन में देख लेते हैं, कोई किताब विताब में लिखा होगा ऐसा कुछ, किस होगा किस पे बेस्ड है, अभी देख लेते हैं। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट किसके ऊपर बेस किया है इन्होंने? भाई इसमें तो यही बोला गया है कि भाई ऐसा है कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट जो है पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में था, और उसके बाद जो है इसको अलग से निकाल के इसका एक एक्ट बना दिया गया विच इज सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। बस इतना सा इन्होंने बोला है। तो बेस्ड वाला तो कुछ भी ऐसा कंसेप्ट नहीं है। India's law in the content and but with the development of trade, however, the passage. अच्छा आप ये बोलो कि भाई सेल्स ऑफ इंग्लैंड का जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है, अभी देख लेते हैं, एक मिनट रुको, फिर तो इसको पढ़ लेते हैं। इंडिया इंग्लैंड का कोई नाम दिया है कि इन्होंने? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ही बता रहा है ये तो। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोल रहा है ये तो सिर्फ कि भाई ओरिजिनली ये सेल्स ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में था, और उसके बाद इसको अलग किया, तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से निकाला गया है। बाकी ऐसा है कि जो हिस्ट्री वाले क्वेश्चन होते हैं ये पूछे नहीं जाते हैं, रीजन बता देता हूँ। एग्जामिनर प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ऐसी चीजें जो आपके लॉ में काम आती है। हिस्ट्री, फिलोसफी, थ्योरी, मतलब सॉरी ये स्कॉलर्स, कोई मतलब नहीं है उनको। किसने सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के बारे में क्या बोला, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की फ्रेमिंग की हिस्ट्री बताओ, 1930 में जब ये बनाया गया तब कौन था क्या था, नहीं। अभी एट प्रेजेंट सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट क्या है, बस वो पूछा जाता है। ओके, तो अब देख लो। बाकी मैं जब अपने पढ़ेंगे तब मैं सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की जो किताब है, जब अपने वो पढ़ेंगे, अगर उसमें कुछ ऐसा लिखा होगा तब अपने इस पर डील कर लेंगे, और तो क्या है। अभी मुझे नहीं पता, अभी मुझे इसका आंसर नहीं पता। अभी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का क्या है कि बेस्ड इंग्लैंड वाले पे है या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे है। ठीक है, और बता दो और क्या पूछना है, और कुछ भी पूछना है तो पूछ लो। ओके जी, ठीक है, फिर अब क्लास खत्म करते हैं। थैंक यू। कल अपने चालू करते हैं नया सब्जेक्ट और देखते हैं फिर कैसे पढ़ेंगे।